जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस की सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय नंबर 11 यानी जंतुओं और पादप में परिवहन, इस चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग आज दो फेज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे 3D में देखेंगे और दूसरे में हम लोग इसे लिख के समझेंगे। तो 3D में हम लोग सबसे पहले क्या क्या देखेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग 3D में देखेंगे कि हृदय कैसे काम करता है, यानी हृदय की संरचना क्या है और उससे ब्लड फ्लो कैसे होता है, और रक्त वाहिनियों के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम लोग वृक्क के संरचना के बारे में भी समझेंगे और साथ ही पादपों में परिवहन यानी जाइलम और फ्लोएम ऊतक को देखेंगे, और साथ ही वाष्पोत्सर्जन जो पत्तियों द्वारा होता है उसको भी देखेंगे और समझेंगे। और दूसरे फेज में हम लोग इसे लिख के पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वक्ष गुहा के मध्य भाग, मानिए यह वक्ष गुहा हुआ, इसके मध्य वाले भाग में अपने मुट्ठी को बंद कर लीजिए और इसे हल्का बाएं की तरफ झुकाइए और मन में यह भावना कीजिए कि हम हृदय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यह मनुष्य का हृदय है जो एक मसल संरचना है जिससे ब्लड पंप होता है। आप लोग देख सकते हैं और इसके 4 कोष्ठ हैं। आप लोग देखिए यह ब्लड वेसल है जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है। और अब हम आपको किडनी दिखा रहे हैं। देखिए क्या जो ऊपर का ऑर्गन है इसको हटाया जा रहा है, और इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं 2 सेम के बीच के आकार का किडनी होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है। आप लोग देख सकते हैं जो पौधे हैं वह जड़ से जल को अवशोषित करते हैं। अब हम इसके काट लगाते हैं, यानी इसको काटते हैं और आपको दिखाते हैं जाइलम ऊतक को। देखिए जाइलम जल को पौधों के पत्तियों तक ले जाता है और वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है जिससे भोजन बनता है। और जब भोजन बन जाता है तो उस भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुँचाता है। उस ऊतक को फ्लोएम ऊतक कहा जाता है। देखिए अब हम आपको दिखलाते हैं फ्लोएम ऊतक जो ऊपर से नीचे यानी दोनों तरफ होता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें। अब हम आपको वाष्पोत्सर्जन बतलाते हैं। देखिए यह रंध्र है। जब दिन का समय होता है तो जड़ से जो वाटर है वह पत्तियों में जमा हो जाता है और यह जो रंध्र है वो खुल जाता है। और जब नाइट होता है तो यह रंध्र बंद हो जाता है और श्वसन के दौरान खुलता है। हम सभी ने इस चैप्टर को 3D के माध्यम से देख लिए हैं। अब हम इसे लिखित के रूप में आपके समक्ष रखते हैं।
तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग बांटते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम था जंतुओं और पादप में परिवहन। जंतुओं और पादप में परिवहन। तो सबसे पहले हम लोग परिवहन को समझेंगे। परिवहन या परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र, इसके हम लोग दो भाग करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे जंतु और दूसरे में करेंगे पादप। जंतु के भी दो भाग करेंगे। पहले में करेंगे परिवहन और दूसरे में करेंगे उत्सर्जन। पादप में भी दो भाग करेंगे। पहले इसमें करेंगे परिवहन और दूसरे में करेंगे उत्सर्जन। इस परिवहन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में, यानी हृदय के संरचना के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में। तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे रक्तवाहिनी के बारे में। उत्सर्जन में हम लोग वृक्क के बारे में पढ़ेंगे और परिवहन में पादप में हम लोग जाइलम और फ्लोएम। उत्तक के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसमें उत्सर्जन में पढ़ेंगे रंध्र के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम सभी को समझते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले है परिवहन। जैसे अगर आप लोग कभी यात्रा किए होंगे तो यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी से मिलना हो या कोई सामान को वहाँ पे ट्रांसफ़र करना हो या कोई सामान वहाँ से लेना हो, इसके लिए हम लोग परिवहन करते हैं। उसी तरह से हमारा जो शरीर है वह अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के यह शरीर बना हुआ है और यह शरीर बहुत ही जटिल है। वह सीधे डायरेक्ट वातावरण से ऑक्सीजन को नहीं ले सकता है और ना वो उस भोजन को विखंडित कर सकता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे पेट में जाता है और छोटी आंत में उसका पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद वह छोटे छोटे न्यूट्रिएंट में टूट जाता है। कंपोनेंट में जब वो टूट जाता है तो उसको शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाना उसके लिए ज़रूरी होता है परिसंचरण तंत्र। जैसे अगर हम खाना खा लिए और वो ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से पहुंच गया और हमारे फेफड़े में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को रक्त
उस कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तो उसमें जिम्मेदार कौन होता है? परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं उसको सुचारू रूप से करने के लिए परिसंचरण तंत्र जरूरी है। उसमें पहला है हृदय। हृदय एक पंप की तरह है और यह मसल से बना हुआ है। हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मान लीजिए कि एक हृदय है, एक हृदय हम बनाते हैं। यह है मनुष्य का हृदय, जिसे हम डायग्राम बनाए हैं। और दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा हो? अच्छा, दिखाई दे रहा है। तो यह है महाधमनी। और यह है महाशिरा। यह है दायां आलिंद। और यह है दायां निलय। यह है बायां आलिंद और यह है बायां निलय। ऊपर का है बायां आलिंद और है नीचे का है बायां निलय। और इसमें इसके बीच में 2 मतलब रोकने के लिए यह है हृदय का संरचना और इसमें होते हैं फुफ्फुस, धमनी और नीचे है फुफ्फुस शिरा। और ब्लड इधर से उधर ना हो, इसके लिए इसमें कपाट लगे होते हैं। इधर होते हैं द्विदलीय कपाट, उधर होते हैं
और इसमें ब्लड इधर से उधर ना हो इसके लिए इसमें 2 कपाट लगे हुए इसमें ब्लड इधर से उधर ना हो इसके लिए इसमें 2 कपाट लगे होते हैं। एक द्विदलीय कपाट होते हैं, एक त्रिदलीय कपाट होते हैं। यह रहा हृदय का स्ट्रक्चर। और रक्त के बारे में अब समझते हैं। रक्त जो होते हैं वह तरल संयोजी ऊतक के बने होते हैं। जिसका पीएच होता है 7.4, यानी यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और यह हमारे शरीर का 7 से 8% भाग का होता है। और जो मनुष्य है वो गर्म रुधिर का प्राणी होता है। और जो रक्त है वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ठोस और एक होते हैं तरल। ठोस में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रक्त कोशिका। और तरल में होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। रक्त कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिका। दूसरा होते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी श्वेत रक्त कोशिका। और तीसरा होते हैं प्लेटलेट्स। और इन सभी के जो मात्रा होते हैं वो होते हैं 45%। और जो प्लाज्मा होते हैं इसका मात्रा होता है 55% ब्लड में। जो आरबीसी का काम है वह काम रहता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो डब्ल्यूबीसी का काम रहता है वह रहता है प्रतिरक्षा। जो प्लेटलेट्स होते हैं वह ब्लड है उसको क्लॉट यानी थक्का बनने नहीं देते हैं। जो प्लाज्मा है वह लवण और न्यूट्रिएंट जो भी होता है उसको ढोने का काम करता है। और साथ ही जो प्लाज्मा होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से हृदय तक लाने का काम करते हैं। जो रक्त वाहिनी होता है वह 2 प्रकार के होता है। पहला होता है धमनी और दूसरा होता है शिरा। धमनी मतलब जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनी जो होता है उसमें जो ब्लड का वेग होता है वह तीव्र होता है। इसमें शुद्ध रक्त मतलब O2 युक्त रक्त बहता है। और जो इसका आकार होता है वह मोटा होता है। और साथ ही इसका जो प्रेशर होता है वह उच्च होता है। और साथ ही यह जो होता है हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में होता है, यानी यह बीच में होता है। और जो धमनी है वह हमेशा हृदय से
ब्लड को लेकर पूरे शरीर तक भेजता है। जो सिरा है उसका क्या काम है कि यह अशुद्ध रक्त को ढोता है और यह शरीर से हृदय तक रक्त को लाता है। सिरा पतले होते हैं और वहीं जब फुफ्फुस सिरा लगता है तो वह शुद्ध रक्त को ढोता है और फुफ्फुस धमनी लगता है तो वह अशुद्ध रक्त को ढोता है। अब हम लोग समझते हैं ब्रिक यानी उत्सर्जन तंत्र। ब्रिक में होते हैं किडनी, मतलब इसका मतलब होता है किडनी। किडनी जो है वह ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। हमारे जो भी ब्लड है उसको फिल्टर करता है और साथ ही यह मूत्र के रूप में उसे बाहर निकालता है। तो हमारे शरीर में जो मूत्र होते हैं उसमें किसका अमाउंट कितना कितना होता है तो हम इसको बतलाते हैं। सबसे पहले होता है कि हम लोग एक दिन में कम से कम 1 लीटर से लेकर के 1.8 लीटर तक मूत्र को विसर्जित करते हैं, जिसमें 95% जल होता है और 2.5% यूरिया होता है और 2.5% इसमें अन्य अपशिष्ट होते हैं। और जो हृदय के रक्त परिसंचरण तंत्र के जो खोज किए थे उनका नाम है विलियम हार्वे, जिन्होंने बताए थे कि जो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र है वह दोहरा परिसंचरण तंत्र है और साथ ही जो मनुष्य है उसमें बंद परिसंचरण तंत्र है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो तिलचट्टा होता है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। यह विलियम हार्वे साहब बताए थे, इसलिए परिसंचरण तंत्र के खोज करता उन्हें विलियम हार्वे साहब को माना जाता है। और साथ ही इसमें एक और पॉइंट है, जैसे एक कोशिकीय जीव हैं स्पॉन्ज और हाइड्रा, वे डायरेक्ट वातावरण से ही ऑक्सीजन को ले लेते हैं, इसलिए उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। ते सब रहा महत्वपूर्ण बिंदु, लेकिन अब उत्सर्जन तंत्र में है ब्रिक। कुछ व्यक्तियों का ब्रिक अगर खराब हो जाता है तो उनके लिए डायलिसिस मशीन आता है, वो लगा करके मतलब शरीर से बाहर ही उनका जो ब्लड है वो उसको फिल्टर किया जाता है। और इसमें एक और रह गया है, हृदय है। हृदय जब पंप करता है यानी जो पल्स रेट है उसको कैसे चेक करेंगे, जैसे बायां हाथ ले लेंगे और जो अंगूठा है उसके नीचे 2 उंगली रख करके और नीचे देखेंगे तो पल्स रेट मतलब 1 मिनट में 72 या उससे 80 बार धड़कता है। उससे हम लोग पल्स रेट चेक कर सकते हैं। और साथ ही जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखे रहते हैं उससे भी वे हार्ट बीट यानी हृदय स्पंदन को चेक करते रहते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं। बाकी का रहल है। हाँ, जो जलीय जंतु होते हैं जैसे हो गए मछली,
ये जो उत्सर्जित करते हैं वह करते हैं अमोनिया को। वहीं जो सांप होते हैं यानी सर्प, छिपकली हो गए और पक्षी हो गए, ये जो उत्सर्जित करते हैं या शुष्क करते हैं यूरिक अम्ल को करते हैं। और जो मनुष्य है वह यूरिया का उत्सर्जन करता है, आप लोग देख लिए। और इसमें और कुछ उठ रहा है, हाँ एक और है, जो आरबीसी है वह उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रंग का, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण आरबीसी है वह रेड होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही वो ऑक्सीजन को बांधता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो छूट गया था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम जो होता है वह प्लांट में पाया जाता है। प्लांट में एक सम्मोहन ऊतक है जाइलम, जो जल का वहन करता है। जल और खनिज लवण को लेकर या पत्तियों तक पहुंचाता है और वहां से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है और भोजन बनता है। तो वहीं भोजन फ्लोएम के माध्यम से, फ्लोएम ऊतक के माध्यम से पेड़ के सभी भागों तक जाता है। यह एक दिशा में कार्य करता है या दो दिशा में कार्य करता है, मतलब सभी दिशा में कार्य करता है। उत्सर्जन तंत्र इसमें है रंध्र। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, जिससे दिन के समय उस रंध्र के आसपास वाटर जमा हो जाते हैं और वह रंध्र दिन के समय खुल जाता है। तो जो अतिरिक्त जल होते हैं वह पत्तियों के माध्यम से वातावरण यानी वायुमंडल में चले जाते हैं। इस प्रकार वे अपने अपशिष्ट को निकालते हैं। और साथ ही इस चैप्टर में एक और है पसीना के बारे में, कि हमारे शरीर से पसीना कैसे निकलते हैं। जब गर्मी का दिन होता है तो हमारे शरीर में लवण होता है, तो वह लवण पसीने के रूप में अपने शरीर से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण कपड़े में जब देखते होंगे कि वह उजला उजला हो जाता है। इस चैप्टर को हमने पढ़ के जो समझा है वो आपके समक्ष रख दिए हैं। अब आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसे आप लोग देख लीजिए। भाई आज पता चल रहा है कि पढ़ना मुश्किल नहीं है लेकिन पढ़ाना मुश्किल है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।